हेलो एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी अखाड़ा। फ्रेंड्स, आज पार्लियामेंट में 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया एंड दिस बिल इज़ रिलेटेड टू वन नेशन एंड वन इलेक्शन। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस बिल के प्रोविजंस, ओपोजिशन ने किस बेसिस पे इसे अपोज किया और गवर्नमेंट का उस पर क्या रिस्पॉन्स था। शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि कितनी तरह के इलेक्शंस इंडिया के अंदर होते हैं। तो लेट्स से एक पर्सन है ए और ये एलिजिबल वोटर है। तो हमारे यहाँ 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस हैं बिकॉज वी आर ए फेडरल कंट्री। फर्स्ट इज यूनियन, सेकंड इज स्टेट एंड थर्ड इज लोकल बॉडीज। यूनियन के अंदर 2 हाउसेस हैं, फर्स्ट इज लोकसभा, सेकंड इज राज्यसभा। तो जो पर्सन है ये डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं कहाँ? लोकसभा के अंदर, बिकॉज लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। तो यहाँ ये वोटिंग करेंगे। राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, दिस पर्सन शैल नॉट वोट इन राज्यसभा इलेक्शंस। और स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड, तो ये पर्सन यहाँ भी वोट करेंगे। 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ दूसरा हाउस भी इसे कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो यहाँ ये वोटिंग नहीं करेंगे। लोकल बॉडीज़ की अगर बात करें तो ये अगर ये रूरल एरिया से आते हैं तो ये पंचायत के इलेक्शन में वोटिंग करेंगे, और म्यूनसिपैलिटी में है तो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में वोटिंग करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पर्सन है, जो एलिजिबल वोटर हैं, ये लोकसभा के इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोटिंग करते हैं, और पंचायत या म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम कि ये पर्सन है आंध्र प्रदेश के और ये किसी काम से रहते हैं महाराष्ट्र में। तो जब भी इलेक्शन होते हैं ये वोट करने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं। तो सबसे पहले वोट करेंगे लोकसभा के लिए, फिर ये वोटिंग करेंगे इनके लिए, देन ही विल वोट फॉर पंचायत। अब यहाँ इशू ये है कि ऐसा नहीं है कि ये तीनों ही जो वोट करने का टाइम है ये एक है। हो सकता है कि लोकसभा के इलेक्शन के 2 साल बाद इनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हों तभी वोटिंग करने जाएंगे। हो सकता है उसके 1.5 साल बाद इनकी पंचायत के इलेक्शन हो रहे हों तब ये वोट करने जाएंगे। अब ये भी हो सकता है कि इनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल पूरा टर्म करने से पहले ही डिसॉल्व हो जाए, तो यहाँ ये मिड टर्म इलेक्शन में वोट करने जाएंगे। ये भी हो सकता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी डेथ हो गई है या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो ये बाय इलेक्शन में भी वोट करने जाएंगे। तो इतनी तरह के इलेक्शन में वोट करने जाते रहते हैं, इसलिए बोला जाता है कि इंडिया इज़ ऑलवेज ऑन एन इलेक्शन मोड। तो यहाँ 28 स्टेट और जो 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ वोटिंग चलती रहती है, इंक्लूडिंग पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को देखें तो हमारे थ्रू आउट ईयर इलेक्शन होते रहते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का, इसका पर्पस यही है कि ये पर्सन ए जो हैं ये किसी पर्टिकुलर दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं और जाके तीनों ही लेवल की वोटिंग एक ही दिन में कर दें। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट करें पहले, फिर ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट करें, और ये पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लिए भी वोट कर दें साथ ही। हालांकि इस बिल के अंदर जो मेंशन है स्पेसिफिकली वो एमपी और एमएलएज के लिए है, मतलब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। बट जो हाई लेवल कमेटी कंस्टिट्यूट की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने रिकमेंड किया था कि पंचायत को भी इसमें इंक्लूड करें। बट अभी के लिए जो बिल है उसमें मेंशन है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो ये पर्पस है वन नेशन वन इलेक्शन का। अब देखें व्हाट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। सो एज वी डिस्कस, वन नेशन वन इलेक्शन is to synchronize all elections in the country either on a single day or with a specific time frame। तो ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री का इलेक्शन एक ही दिन में हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये हो सकता है कि फेजेस में इलेक्शन हो, बट एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पर्सन एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही दिन में हो जाए तीनों लेवल की वोटिंग या 2 लेवल की वोटिंग। फेजेस में हो सकता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज है, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 दिन बाद या 10 दिन बाद हो सकता है, बट ये पूरा एक साथ ही हो प्रोसेस। साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज ये प्रपोज्ड है। म्यूनसिपैलिटी और पंचायत पोल्स, जैसा कि हाई लेवल कमेटी ने बताया, रिकमेंडेशन में दिया कि
इन इलेक्शंस के बाद 100 दिन के अंदर म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के भी इलेक्शन हो जाने चाहिए। हालांकि ऐसा इस बिल में मेंशन नहीं है। तो दो बिल इंट्रोड्यूस किए गए। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 और दूसरा यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। तो जो यूनियन टेरिटरी हैं जैसे JNK, दिल्ली, पुडुचेरी, तो इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन 28 स्टेट्स के और लोकसभा के, इन सब के इलेक्शन एक साथ हों, इसलिए बिल इंट्रोड्यूस किए गए। तो अब जान लेते हैं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है? सो इज वन नेशन वन इलेक्शन न्यू टू इंडिया? ऑफ कोर्स नॉट। The first general election to Lok Sabha and state assemblies were held together in 1951-1952। जो पहले हमारे जनरल इलेक्शन हुए उसी के साथ बाकी के जो स्टेट्स है, उस स्टेट्स में भी इलेक्शन साथ ही हुए लोकसभा के। प्रैक्टिस कंटिन्यूड 3 सब्सिक्वेंट जनरल इलेक्शंस 1952 से 57 फर्स्ट लोकसभा, देन सेकंड लोकसभा, देन थर्ड लोकसभा। यहाँ तक आते आते जैसा कि आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, कांग्रेस सिस्टम था कि स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी थी और यूनियन के अंदर भी कांग्रेस पार्टी थी। तो इस वजह से पूरे कंट्री के जो इलेक्शंस थे वो एक साथ ही होते थे। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं था, तो रेगुलर भी नहीं थे। बट उसके बाद क्या सिचुएशन हुई, अगर आप इसे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है लोकसभा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 13 तक। इसमें डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा को देखें आप और डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहाँ पहले 3 तो 5 साल के लिए हमारी लोकसभा चली और इसी के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्शन हुए। बट उसके बाद आप लोकसभा की टर्म को देखो, 3 साल, 5 साल 10 महीने, फिर 2 साल 5 महीने, देन अगेन 2 बार 5 साल के लिए हुई, फिर 1 साल, फिर 5 साल। तो इस तरह से प्री मेच्योर डिसोल्यूशन होता गया बिकॉज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि किसी के पास पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, कोलिजन के पास मेजोरिटी नहीं है। तो इन कारणों की वजह से ये लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं रहे और अलग अलग टाइम पे होते गए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत में इलेक्शन साथ में हुए, तो बहुत सारी कमिटीज़ ने, इलेक्शन कमीशन ने, लॉ कमीशन ने, कुछ जैसे आप नीति आयोग की बात करें या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उन सब ने रिकमेंड किया कि जो इलेक्शंस हैं हमारी लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, ये साइमल्टेनियस होने चाहिए। तो ये कुछ कमिटीज़ और कमीशन है जिन्होंने रिकमेंड किया कि वन नेशन वन इलेक्शंस, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है, ये हमारे देश में होना चाहिए। इसमें सबसे पहले हैं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट 1983 की, फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट 1999 की, फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002, पुंची कमीशन जिसे आप कहते हैं, फिर लॉ कमीशन रिपोर्ट 2015, फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2015, नीति आयोग की रिपोर्ट 17 की और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट रिपोर्ट 2018। इन रिपोर्ट्स में रिकमेंड किया कि हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन अप्लाई होना चाहिए। उसके बाद मोदी सरकार ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 सितंबर 2023 टू एग्जामिन द इशू ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। ये इस कमेटी के मेंबर हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इस कमेटी ने इस इशू को स्टडी करने के लिए एक वाइड कंसल्टेशन किया। वाइड कंसल्टेशन के अंदर जनरल पब्लिक से इन्होंने रिकमेंडेशंस ली। कमेटी रिसीव्ड ओवर 21,500 रेस्पॉन्सेस। इन्होंने लगभग हर स्टेट के, जैसे आप बात करें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यूनियन टेरिटरीज, सब स्टेट के लोगों से, वहाँ के जो लीगल लुमिनरीज हैं, इन सब से पूछा कि आपकी क्या राय है इस वन नेशन वन इलेक्शन के इशू को लेके। हाईएस्ट रेस्पॉन्स आई तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला से। पॉलिटिकल पार्टी से भी कंसल्टेशन किया, 47 पॉलिटिकल पार्टी से इन्होंने कंसल्ट किया, जिसमें से 80% पार्टीज इसके फेवर में थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितने भी हैं फॉर्मर, उनसे डिस्कशन किया, फॉर्मर इलेक्शन कमीशन से पूछा, लीगल एक्सपर्ट से पूछा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे भी इन्होंने रिकमेंडेशंस मांगे। इस रिकमेंडेशन के बाद इन्होंने रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी और गवर्नमेंट ने ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकमेंडेशन, उनकी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर एक बिल बनाया, बिल फ्रेम किया और उस बिल को अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। तो अब बात कर लेते हैं बिल के बारे में कि इस बिल में क्या है। द बिल प्रपोज टू इंसर्ट ए न्यू आर्टिकल 82 कैपिटल ए। आपको पता है जब भी नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस होता है तो उसे कैपिटल में लिखते हैं, 82A। इसमें लिखा गया साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का जिक्र नहीं है, यहाँ
साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू हाउस ऑफ पीपल एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात हो रही है। इसमें डिफाइन किया गया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है। इसके बाद टू अमेंड आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 इज अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड देन 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। और उसके बाद जो हमारा पार्ट 15 है दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन, 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन एंड लेजिस्लेचर्स। इन आर्टिकल्स को अमेंड किया गया और ये एक आर्टिकल नया इंट्रोड्यूस किया गया। और इस आर्टिकल के अंदर डिफरेंट सब क्लोज हैं, उस क्लोज में ही बताया गया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन किस तरह से काम करेगा। अब इस आर्टिकल को अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से ऐसा है कि अगले लोकसभा इलेक्शन 2029 2029 के जो इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट होंगे 2034 से ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी। अब ये काम कैसे करेगा देखिए। सबसे पहले इसमें बताया गया कि अभी जो लोकसभा चल रही है, मान लीजिए 17th लोकसभा 2024 में कॉन्स्टिट्यूट हुई, 4 जून को इसका रिजल्ट आया। उसके बाद में ये 5 साल तक चलेगी 2029। अब जो 2029 में अगर ये प्री मैच्योर डिसोल्व नहीं होती है, 5 साल अपनी टर्म पूरा करती है, तो 2029 में ये डिसोल्व होगी, इसका डिसोल्यूशन होगा। 2029 के बाद जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी उसका फर्स्ट डे जो होगा मीटिंग का पहला दिन, उसे बताया गया अपॉइंटेड डे। तो प्रेसिडेंट इस दिन एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे कि दिस इज़ द अपॉइंटेड डे। उसके बाद इसके 5 साल बाद 2034, इस बीच में अगर किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, मतलब 2029 के बाद, मान लीजिए 2029 के बाद लगभग 17 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो मान लीजिए महाराष्ट्र के होते हैं या आंध्र प्रदेश के होते हैं, या आप बात करें केरला के होते हैं या तमिलनाडु के होते हैं, किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं इन 2 ईयर्स के बीच में, 2029 और 2034 के बीच में। तो इनका जो टाइम पीरियड होगा इस आर्टिकल में लिखा गया कि 2034 तक होगा। 2034 में ये डिसोल्व हो जाएंगी सारी, जिनका भी इलेक्शन इस टाइम पीरियड के बीच में हो रहा है, ठीक है। और ये डिसोल्यूशन के बाद इनका जो नया इलेक्शन होगा वो लोकसभा के साथ होगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ होंगे। पहली बात तो ये बताई गई। उसके बाद फॉर एग्जांपल 2034 के अंदर लोकसभा बनती है और ये 36 में किसी कारण से डिसोल्व हो जाती है कि हाउस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसके बाद इलेक्शन फिर से होंगे और इसे कहा जाएगा मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन। और अब जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई उसका टाइम पीरियड होगा अगले जो बचे हुए 3 साल हैं उसके लिए, 3 ईयर्स के लिए, तो 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39। तो ये 3 साल के लिए लोकसभा चलेगी। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी अगर बीच में डिसोल्व हो जाती है तो नए इलेक्शन के बाद जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसी के लिए वो होगी, ठीक है। इसे कहा जाएगा मिड टर्म इलेक्शन और इसे कहा जाएगा फुल टर्म इलेक्शन। इसी के साथ आर्टिकल 327 में अमेंडमेंट किया गया। 327 इज अबाउट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, डिलिमिटेशन कमीशन, 3 बातों पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ऐसी पावर है 327 आर्टिकल के अंदर। इसमें एक वर्ड ऐड किया गया साइमल्टेनियस इलेक्शन। इससे रिलेटेड अगर लॉ बनाने की कोई इशू है तो वो भी पावर किसको होगी, पार्लियामेंट को। तो ये सारी बातें इस बिल के अंदर बताई गई। तो जो हमने बात की अभी 82A, तो इसमें तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का डेफिनेशन और बताया गया कि किस तरह से अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होता है तो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए वो असेंबली या लोकसभा चलेगी। ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ हाउस, इन सब में लिखा गया कि नॉट विद स्टैंडिंग टू एनी लॉ और एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 82A शैल प्रिवेल।
327 के अंदर मैंने बताया कि यहाँ जो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके साथ में यहाँ ऐड किया गया साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस काम करेगा। अब जो डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उसमें ये बातें हुई कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने के पीछे, ये लागू करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, मतलब व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स। प्रमोट कंसिस्टेंसी इन गवर्नेंस, सरकार का कहना है कि इससे गवर्नेंस के अंदर कंसिस्टेंसी आएगी। बिकॉज शुरुआत में मैंने बताया आपको कि इंडिया इज ऑलवेज ऑन इलेक्शन मोड, so it hampers the focus on good governance both at center and state level। अगर आप बात करें 2019 से 2023 के अंदर, अगर आप देखें, चेक करें, तो इसमें एक जनरल इलेक्शन होता है और 30 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए। 30 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन बिटवीन 2019 एंड 2023 प्लस 1 जनरल इलेक्शन। तो इतने सारे इलेक्शन हुए। तो जो आप खुद सोचिए, अगर इतने सारे इलेक्शन होंगे तो MP MLA जो हैं वो अपना पूरा टाइम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अपकमिंग इलेक्शन के लिए। और जब भी इलेक्शन होता है तो वहाँ लगता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इट मीन्स पॉलिसी पैरालिसिस। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए जिस दिन अनाउंसमेंट होता है उस अनाउंसमेंट के बाद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स किया जाता है। और इसके अंदर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो कोई मेजर पॉलिसीज़ डिसीजन नहीं ले सकती, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन, रोड, डैम, ब्रिज ये नहीं बना सकती। तो इसकी वजह से जो पॉलिसी पैरालिसिस है वो चलता रहता है। आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे इलेक्शन हर टाइम, इंडिया इज़ ऑलवेज ऑन इलेक्शन मोड। तो हर समय कहीं ना कहीं इलेक्शन चल रहा है, तो हर समय कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस होता है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए भी बेटर है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यहाँ जो नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में हमारा जो खर्चा लग रहा है, नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ मतलब इलेक्शन, इलेक्शन की वजह से कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा, हालांकि ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, बट इलेक्शन के अंदर टाइम और फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स जितना इन्वेस्ट हो रहा है ये किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में इन्वेस्ट हो। इसलिए ये जो इलेक्शन है एक बार होने चाहिए, 5 साल के लिए केवल आप केवल अपने काम पे फोकस करेंगे, ठीक है। देन इट मिटिगेट्स रिसोर्स डाइवर्जन। 17th लोकसभा की अगर बात करें, 17th लोकसभा, तो उसके अंदर पोलिंग स्टेशन थे लगभग 12 लाख, 12 लाख पोलिंग स्टेशन, और इसके अंदर 70 लाख 70 लाख पर्सनल्स ने काम किया। अब ये पर्सनल्स कौन हो सकते हैं? स्कूल के टीचर्स भी हो सकते हैं जिनकी इलेक्शन ड्यूटी आती है, PSU के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के भी हो सकते हैं, CRPF है, जितनी भी फोर्सेस लगती हैं सिक्योरिटी, इन सब का फोकस कहाँ हो जाता है? पूरा इलेक्शन के अंदर। स्कूल बंद रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, प्रिपरेशन होती है। तो ये सब बातें इसके अंदर बताएगी कि जब ये सारी फोर्सेस, ये सारा ह्यूमन रिसोर्स केवल इलेक्शन के ऊपर काम करेगा तो जो सर्विसेज जो लोगों को मिलती हैं वो हैम्पर होती हैं। उसके बाद बताया गया वोटर फटीग के बारे में। उसके बाद बताया गया इट प्रिजर्व्स रीजनल पार्टी रेलेवेंस। देखो, इन्होंने कहा कि जब हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाएंगे तो ऐसा होगा कि जो नेशनल पार्टी है उसको फ़ायदा हो जाएगा कि एक पर्सन वोट करने जाएगा, और BJP जो है वो केवल इसी पर्पज़ से ये बिल लेके आ रही है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो उनको फ़ायदा होगा।
बट अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखेंगे हमारे 2014 के बाद से इलेक्शन के, तो जब जब एक साथ इलेक्शन हुए, साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब तो ये है कि पूरे देश में सभी स्टेट असेंबलीज़ के और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ हो। बट बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा के साथ में मान लो 4 स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, मान लो लोकसभा के साथ में उड़ीसा के इलेक्शन हो रहे हैं, उड़ीसा के इलेक्शन हुए भी थे। अब उड़ीसा के इलेक्शन जब हुए तो रिजल्ट ये आता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उड़ीसा की जो रीजनल पार्टी है वो जीत रही है, और लोकसभा के इलेक्शन में सेम डे अगर वोटिंग होती है तो बीजेपी जीत रही है। तो ऐसा नहीं है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम। वोटर आउटकम्स आर नॉट सोलिडली डिसाइडेड बाय द टाइमिंग्स। वी आर ए मैच्योर डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर रीजनल पार्टी की रेलेवेंस भी बनी रहेगी, वो लोकल इश्यूज़ को अपने लोगों के सामने रखेंगे। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक नेशनल पार्टी को ये फ़ायदा पहुँचाएगा। एनहेंस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़। अब इसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं और 2 साल बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके जो टॉप लीडर होंगे वो सीट्स को मोनोपलाइज कर लेंगे, कि वो पहले लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बाद वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए भी कंटेस्ट कर रहे हैं। बट अगर ये साइमल्टेनियस होगा तो एक ही पर्सन दो जगह से एक साथ कैंपेनिंग करके नहीं कर पाएगा। तो और जो लोग हैं उनको, उस पार्टी के जो और जो न्यू कमर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा, ये कहना है सरकार का। देन एज वी डिस्कस्ड, रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन। इसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन है वो भी कम होगा। दिस विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन जीडीपी, फिजिकल डेफिसिट, क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि स्टडी से हमें पता लगा कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो पोस्ट इलेक्शन इन्फ्लेशन भी कम होगा, बजाय इसके कि अलग अलग टाइम पे इलेक्शन हो। तो ये कुछ फ़ायदे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के। अब इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कंसर्न है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। अभी जो आज बहस हुई, जो डिबेट हुई पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर कहा गया कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट इस तरह का बिल नहीं लेके आ सकता। जब भी कोई अमेंडमेंट होता है या कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है, कोई नया लॉ बनता है, तो जैसे ही ये जुडिशरी के पास जाएगा, इसकी स्क्रूटनी होगी, जुडिशियल स्क्रूटनी। तो पहला पॉइंट जो देखा जाता है वो ये है कि जो भी लेजिस्लेचर है, वेदर इट इज़ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकसभा, whoever introduced that bill, do that house have legislative competence? legislative competence मतलब कि हमारा एक यूनियन स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक यूनियन है, एक स्टेट है, और 7 शेड्यूल में सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं सबके पास, कि आप ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं, आप ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पार्लियामेंट का नहीं है। इसके आंसर में श्री अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि जाके आप आर्टिकल 327 को देखो। आर्टिकल 327 प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज, रूल्स, रेगुलेशन रिगार्डिंग द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ क्लियरली इनको ये पावर है। और एंट्री 72 के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि पहला तो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और दूसरा है यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड बिल। और यूनियन टेरिटरीज आर इलेक्टेड गवर्नमेंट और एस्टेब्लिश अंडर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो इनके लिए तो लॉ ही पार्लियामेंट बनाता है। तो यहाँ दोनों बातें इन्होंने बताई कि वी आर वेल विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। दूसरी बात आती है बेसिक स्ट्रक्चर को लेके, कि दैट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें इन्होंने बताया कि केशवानंद भारती केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बताया। उसके बाद वामन राव में कुछ उसमें एलिमेंट्स ऐड किए गए। बट आप हमें ये बताओ, क्या प्री मैच्योर डिसोल्यूशन इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल? कि जब कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी हाउस के पास, किसी हाउस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, और इसकी वजह से अगर मान लो सरकार गिर गई और असेंबली डिसोल्व हो गई, फिर से इलेक्शन करवाना पड़ा, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है कि नहीं है? 83, 172, अगर दोनों आर्टिकल्स को आप देखें, आर्टिकल 83 अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, 172 अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन आर्टिकल्स में मैक्सिमम टाइम पीरियड लिखा है 5 साल का, मिनिमम नहीं लिखा हुआ।
तो बड़ी केयरफुली ये आर्टिकल्स लिखे गए हैं। ये आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब दे आर नॉट वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर वेदर इट इज फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द पार्ट 3। ये कहना है हमारे लॉ मिनिस्टर का। देन पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। कंसर्न ये था कि पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड इस नए बिल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब भी किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लो 5 साल का टाइम पीरियड होता है और 2 साल के बाद वो असेंबली डिसोल्व हो जाती है, तो जिस दिन ये इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमीशन जिस दिन इलेक्शन करवाएगी, उस दिन इलेक्शन कमीशन खुद ये बताएगी कि इस पर्टिकुलर असेंबली का फुल टर्म का डेट क्या है, उस दिन ये डिसोल्व हो जाएगी। पहली बात ये। दूसरा, इन्होंने बताया कि अगर किसी किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर ए डेट विच इज स्पेसिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इसमें अपोजिशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को ये पावर नहीं दी जानी चाहिए। प्रेसिडेंट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74, और यहाँ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पे काम करेंगे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उस पर डाउट किया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किस तरह से आपने रिवर्ट कर दिया, और इलेक्शन कमीशन भी किस तरह से बायस्ड काम कर रही है, ऐसा ओपोजिशन का कहना है। देन आर्टिकल 14, इसमें बताया कि मान लीजिए 2 तरह के वोटर हैं। पहला फॉर एग्जांपल गुजरात में है, इन्होंने वोट किया, इनकी असेंबली 5 साल के लिए फुल टर्म रही। और दूसरे किसी स्टेट में, मान लो आंध्र प्रदेश के अंदर, किसी वोटर ने वोट किया और 2 साल के बाद असेंबली डिसोल्व होगी। तब 2 साल के बाद जो नए इलेक्शन होंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 3 साल के लिए काम करेगी। तो इस वोटर ने जो वोट किया उसकी असेंबली को ये राइट था कि वो 5 साल के लिए काम करे, 5 ईयर फुल टर्म, बट बिकॉज ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इट हैज़ बिन डिसोल्व आफ्टर 3 years। सो दिस इज inequality, this is again the principle of equality। And the final is power of president। So the opposition said that this is tampering with the power of president to dissolve the state legislative assembly on the recommendation of governor under article 356। तो ये सारे कुछ कंसर्न्स अपोजिशन ने रेज किए। इन सब का आंसर हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने आंसर किए कि 356 से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो 82 कैपिटल ए के अंदर ही हमने इंक्लूड किए हैं। और वापस मैं आपको सारी बातें बता दूं तो उन्होंने कहा कि अब MP MLAs कैन फोकस ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, इट विल एनहेंस द नेशनल यूनिटी, इट विल रिड्यूस द वोटर फटीग। मतलब एक वोटर एक बार जाएगा, तीनों बैलेट पेपर पे अपने 2 MP के लिए, MLA के लिए, और अगर ये प्रोविज़न आज बाद में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि 100 डेज़ के अंदर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो, तो तीनों वोट एक ही साथ कर देगा। इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बढ़ेगा, नेशनल यूनिटी होगी। दिस विल रिड्यूस द डिसरप्शन ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड इट विल नॉट फ्रेगमेंट द पॉलिटिकल फोकस। जैसा कि अब शुरुआत में हमने बात की, एक्सेसिव जो इसके अंदर जो पॉलिटिकल जो कॉस्ट इनकर होती है वो भी कम हो जाएगी, वोटर टर्नआउट है वो बढ़ेगा, और एक पर्सन मोनोपलाइज नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें इन्होंने बताई। देन टुडे दो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल एक्सप्रेस एग्रीमेंट with the suggestion to send the bill to scrutiny to a joint parliamentary committee। जैसा कि ओपोजिशन ने कहा कि इस बिल को JPC को भेजा जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसके अंदर सभी पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से इनका इलेक्शन होता है। तो यहाँ ये काम एनवायरनमेंट के अंदर विदाउट एनी बायसनेस इस बिल के ऊपर डिटेल्ड टेक्निकल डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद ये रिकमेंड करेंगे हाउस को, पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट इसके अंदर कुछ जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो चेंजेस इंट्रोड्यूस करके फिर इस बिल को लेके आएगी। बट हाउ एवर दिस बिल वॉज अल्टीमेटली पास्ड विद 269 इन फेवर एंड 198 इन अगेंस्ट। तो इस तरह से ये बिल यहाँ पास हुआ। और ये बता दूँ आपको कि फर्स्ट टाइम डिवीज़न वोट हुआ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पहली बार इंडिया में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन बिल। और आगे इसके अंदर जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं बताऊंगा आपको। JPC के पास ही जाएगा, फिर हो सकता है राज्यसभा में जाने से पहले JPC के पास जाए। तो ये सारी बातें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से किस पर्टिकुलर इशू के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर ऐसी क्या बात है जिसके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसा कि आर्टिकल 368 में मेंशन है कि उनकी परमिशन भी ज़रूरी है
कि 50% ऑफ present in voting in a state legislative assembly of at least 50% states should agree or approve this amendment. तो ये सब बातें अब आने वाले टाइम में पता लगेंगे. So till then, bye bye, thank you.